अजनबी। दिन निकल आया। दांतेस उसका बहुत समय से इंतजार कर रहा था। सूर्य की पहली किरणों के साथ वह उठा और जैसा उसने पिछले दिन किया था, चारों ओर देखने के लिए द्वीप के सर्वोच्च बिंदु पर चढ़ गया। पहले की भांति सब कुछ सुनसान था। एडमोंड नीचे उतरा, पत्थर उठाया, अपनी जेबों में बहुमूल्य रत्न भरे और संदूक की तख्तियों तथा लोहे की बांधनियों को यथासंभव फिर से ठीक कर दिया। फिर उसे मिट्टी से ढक दिया, मिट्टी को पैरों से दबाया और उस पर रेत बिखेर दी ताकि नई खोदी हुई जमीन शेष भूमि से मिलती जुलती लगे। वह गुफा से बाहर आया, प्रवेश को फिर से बंद किया, उसके चारों ओर विभिन्न आकार के पत्थर जमा किए, खाली जगहों में मिट्टी भरी, उनमें मर्तल और हीदर रुपए और इन नए पौधों को पानी दिया ताकि वे अच्छी तरह जमे हुए प्रतीत हों। अंत में उसने उस स्थान के आसपास अपने पैरों के सभी निशान मिटा दिए और अधीरता से अपने साथियों की वापसी की प्रतीक्षा करने लगा। अब इस सोने और इन हीरों को देखते रहने का कोई अर्थ नहीं था और मोंटे क्रिस्टो पर किसी निरर्थक खजाने की रखवाली करने वाले अजगर की तरह टिके रहना भी व्यर्थ था। उसे जीवन में लौटना था और मनुष्यों तथा समाज के बीच अपना स्थान ग्रहण करना था, उस पद, प्रभाव और शक्ति के साथ जो इस संसार में धन, उस प्रथम और महानतम शक्ति द्वारा प्रदान की जाती है जिसे मनुष्य नियंत्रित कर सकता है। छठे दिन तस्कर लौट आए। दूर से ही दांतेस ने जून अमेल को उसके आकार और चाल से पहचान लिया। वह घायल फिलोक्टेतेस की भांति बंदरगाह में लंगड़ाती हुई आ रही थी। जब उसके साथी तट पर उतरे, दांतेस ने उनसे कहा कि वह काफी बेहतर है, यद्यपि वह शिकायत करता रहा। फिर उसने तस्करों की कथाएं सुनी। वे निश्चय ही संभल रहे थे, पर माल उतरते ही उन्हें पता चला कि टूलों से कर विभाग का एक ब्रिग अभी अभी रवाना हुआ है और उनकी ही दिशा में आ रहा है। वे तुरंत भाग खड़े हुए, इस बात का खेद करते हुए कि दांतेस वहां नहीं था जो जहाज से कहीं अधिक गति निकलवा सकता था। पीछा करने वाली नाव शीघ्र ही दिखाई दी, पर वे रात के अंधेरे में और केप कोर्स घुमाकर बच निकलने में सफल रहे। संक्षेप में, यात्रा असफल नहीं रही थी और सबने, विशेषकर याकोबो ने, इस बात पर खेद व्यक्त किया कि दांतेस उनके साथ नहीं था ताकि वह भी लाभ में अपना हिस्सा पा सकता जो 50 प्यास्त्र का था। एडमोंड निर्विकार रहा। उसने मुस्कान तक नहीं दी जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्वीप छोड़कर वह कितना लाभ उठा सकता था। और चूंकि जून अमेली मोंटे क्रिस्तो पर केवल उसे लेने आई थी, वह उसी शाम जहाज पर चढ़ा और उसके साथ लेघोर्न गया। वहां उसने एक यहूदी से भेंट की और अपने 4 सबसे छोटे हीरे 5,000 फ्रॉक में बेच दिए। वह यहूदी ये पूछ सकता था कि एक साधारण नाविक के पास ऐसी वस्तुएं कैसे आईं, पर उसने सावधानी से प्रश्न नहीं किया। वह प्रत्येक हीरे पर 1,000 फ्रॉक कमा रहा था। अगले दिन दांतेस ने एक नई नाव खरीदी जिसे उसने याकोबो को दे दिया, साथ ही 100 प्यास्त्र भी, ताकि वह एक दल रख सके, इस शर्त पर कि याकोबो मार्सेई जाए और अल्लेद मेलाम में रहने वाले लुई दांतेस नामक एक वृद्ध व्यक्ति और कातालान गांव की एक युवती मर्सेदेस के बारे में समाचार पूछे। अब स्वप्न देखने की बारी याकोबो की थी। एडमोंड ने उसे बताया कि वह आवेग में नाविक बन गया था क्योंकि उसके परिवार ने उसे अपने निर्वाह के लिए धन नहीं दिया था, पर लेघोर्न पहुंचते ही उसे अपने एक चाचा की वसीयत मिली जिसने उसे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया था। दांतेस की श्रेष्ठ परवरिश को देखते हुए यह कथा पर्याप्त विश्वसनीय लगी और याकोबो ने क्षण भर के लिए भी अपने पूर्व साथी की बात पर संदेह नहीं किया। इसके अतिरिक्त, चूंकि जून आमेली के साथ एडमोंड का सेवा समझौता समाप्त हो चुका था, उसने स्वामी से विदा ली जिसने पहले उसे रोकने का प्रयास किया, पर याकोबो की तरह ही उत्तराधिकार की वही कथा सुनकर अपने पूर्व कर्मचारी के निश्चय को बदलने की आशा छोड़ दी। अगले दिन याकोबो मार्सेई के लिए रवाना हुआ। उसे मोंटे क्रिस्तो से एडमोंड को लेना था। उसी दिन दांते स्वयं भी बिना यह बताए कि वह कहाँ जा रहा है, चल पड़ा। जून अम्मेली के दल से एक शानदार उपहार के साथ विदा लेते हुए और स्वामी से यह वचन देकर कि किसी दिन
वह उससे फिर सुनेगा। दांतेस जेनुआ जा रहा था। वह ठीक उसी समय पहुंचा जब एक छोटे यॉट का परीक्षण हो रहा था, जिसे एक अंग्रेज ने मंगवाया था। उसने यह सुनकर कि जेनुआवासी भूमध्य सागर के सर्वश्रेष्ठ नाव निर्माता हैं, वहीं यॉट बनवाने का निश्चय किया था। कीमत 40,000 फ्रॉन्क तय हुई थी। दांतेस ने 60,000 की पेशकश की, इस शर्त पर कि नाव उसी दिन उसे सौंप दी जाए। नाव बनते समय वह अंग्रेज स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गया हुआ था और 3 सप्ताह या 1 महीने से पहले लौटने वाला नहीं था। इसलिए कारीगर को विश्वास था कि उसे दूसरी नाव शुरू करने का समय मिल जाएगा। दांतेस उसे एक यहूदी बैंकर के पास ले गया, जिसने दुकान के पीछे उन्हें ले जाकर नाव निर्माता के लिए 60,000 फ्रॉक गिन दिए। कारीगर ने दांतेस को दल जुटाने की सेवा देने की पेशकश की, पर दांतेस ने धन्यवाद देकर कहा कि वह अकेले नौकायन का अभ्यस्त है और केवल इतना चाहता है कि शैया के पीछे के केबिन में 3 छिपे खंडों वाली एक गुप्त अलमारी बना दी जाए। उसने खंडों के माप बताए और वे अगले ही दिन तैयार हो गए। 2 घंटे बाद दांतेस जेनुआ से रवाना हुआ, जिज्ञासु दर्शकों की भीड़ की दृष्टि में, जो उस स्पेनी सज्जन को देखना चाहती थी जो अकेले नौकायन करने का अभ्यस्त था। उसने शानदार सफलता पाई, पतवार की सहायता से, और उसे छोड़े बिना उसने अपनी नाव को ऐसे आजमाया कि वह मानो एक बुद्धिमान प्राणी हो जो हल्के से आदेश पर भी आज्ञाकारी हो। मौन में दांतेस ने स्वीकार किया कि जेनुआवासी सचमुच संसार के श्रेष्ठ नाव निर्माता हैं। भीड़ छोटी नौका को दृष्टि से ओझल होने तक देखती रही। फिर यह चर्चा करने लगी कि वह कहाँ जा रही है। कुछ ने कोर्सिका कहा, कुछ ने एल्बा। कुछ इस पर दांव लगाने को तैयार थे कि वह स्पेन की ओर जा रहा है, जबकि अन्य उतनी ही गर्मजोशी से ये कहते थे कि उसका मार्ग अफ्रीका की ओर है। किसी ने भी मोंटे क्रिस्तो द्वीप का नाम नहीं लिया। दांतेस मोंटे क्रिस्तो की ओर ही जा रहा था। वह दूसरे दिन के अंत तक द्वीप पर पहुंच गया। जहाज अद्भुत ढंग से चल रहा था और उसने 35 घंटे में दूरी तय कर ली थी। उसने तट का हर इंच पहचान लिया और सामान्य बंदरगाह की ओर जाने के बजाय छोटी खाड़ी में लंगर डाल दिया। द्वीप सुनसान था। दांतेस के पिछले प्रवास के बाद वहां किसी के उतरने के कोई संकेत नहीं थे। वह अपने खजाने के पास गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। अगले दिन तक उसकी विशाल संपत्ति यॉट पर पहुंचा दी गई और गुप्त अलमारी के तीनों छिपे खंडों में बंद कर दी गई। उसने एक और सप्ताह प्रतीक्षा की। इस अवधि में वह अपनी यॉट को द्वीप के चारों ओर चलाता रहा, उसे वैसे ही परखते हुए जैसे कोई घुड़सवार अपने घोड़े को परखता है। अंत तक वह उसकी सभी खूबियों और कमियों को जान चुका था और उसने स्वयं से वचन लिया था कि पहली को बढ़ाएगा और दूसरी को दूर करेगा। 8वें दिन उसने एक छोटी जहाजी नाव को पूरी गति से द्वीप की ओर आते देखा और याकोबो के जहाज को पहचान लिया। उसने संकेत दिया, याकोबो ने उत्तर दिया और 2 घंटे बाद वह जहाज यॉट के पास आ लगा। एडमोंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर में समाचार बुरे थे। वृद्ध दांतेस मर चुका था, मर्सेडेस लापता हो गई थी। यह सूचना सुनते समय एडमोंड का चेहरा निर्विकार रहा, पर उसने तुरंत उतरने का निर्णय किया और किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। 2 घंटे बाद वह लौटा। याकोबो के जहाज के 2 व्यक्ति उसकी यॉट पर चढ़े ताकि उसे चलाने में सहायता कर सके और उसने मार्सेई के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। अपने पिता की मृत्यु से वह आश्चर्यचकित नहीं था, पर मर्सेदेस का क्या हुआ था? एडमुंड किसी दूसरे से विस्तृत निर्देश नहीं दे सकता था बिना अपना रहस्य प्रकट किए। इसके अतिरिक्त कुछ और सूचनाएं थीं जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता था और जिनके लिए वह केवल स्वयं पर ही निर्भर कर सकता था। लिगोर्नम में उसके दर्पण ने उसे बता दिया था कि उसे पहचाने जाने का कोई खतरा नहीं है और इसके अलावा अब उसके पास स्वयं को बदलने के सभी साधन उपलब्ध थे। अतः एक प्रातः यॉट उसके पीछे पीछे छोटी नाव के साथ गर्वपूर्वक मार्सेई के बंदरगाह में प्रविष्ट हुई
और ठीक उसी स्थान के सामने आकर रुकी जहां से उस घातक संध्या को वे शातोदैव के लिए रवाना हुए थे। दांतेस को एक जेंडार्म को अपनी ओर खेते हुए देखकर हल्की सी सिहरन हुई, पर जिस पूर्ण आत्मविश्वास को उसने अर्जित कर लिया था, उसके साथ उसने वह अंग्रेजी पासपोर्ट सौंप दिया जिसे उसने लेघोर्न में खरीदा था। इस विदेशी दस्तावेज के साथ, जो फ्रांस में हमारे अपने दस्तावेजों से कहीं अधिक सम्मानित माना जाता था, उतरने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। कानेबियर पर कदम रखते ही उसने जिस पहले व्यक्ति को देखा, वह फैराओं जहाज पर उसके अधीन सेवा कर चुका एक नाविक था। मानो उसे यह आश्वस्त करने के लिए ही वहां रखा गया हो कि उसमें जो परिवर्तन आए थे वे पर्याप्त थे। वह सीधे उस व्यक्ति के पास गया और उससे कई प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर उसने इस प्रकार दिए कि न शब्दों से और न चेहरे के भाव से यह संकेत मिला कि उसे बोलने वाले व्यक्ति को कभी देखा था। दांतेस ने सूचना के लिए उसे धन्यवाद देने के रूप में एक सिक्का दिया। तभी वह व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। दांतेस मुड़ा। क्षमा कीजिए, नाविक ने कहा। आपसे भूल हो गई होगी। आपने समझा होगा कि आप मुझे 40 सू दे रहे हैं, पर वास्तव में यह एक डबल नपोलियन है। हाँ, मेरे मित्र, दांतेस ने कहा, मुझसे भूल हुई, पर तुम्हारी ईमानदारी पुरस्कार की अधिकारी है। इसलिए यह दूसरा सिक्का स्वीकार करो और अपने मित्रों के साथ मेरे स्वास्थ्य के नाम पर पी लेना। नाविक ने एडमोंड को ऐसे विस्मय से देखा कि वह धन्यवाद तक न कर सका और उसे जाते हुए देखता रहा, यह कहते हुए, यह तो भारत से अभी अभी उतरा कोई नवाब है। दांतेस आगे बढ़ता गया, पर उसका हर कदम उसके हृदय में कोई नई अनुभूति जगाता गया। उसके बचपन की सभी स्मृतियां, वे स्मृतियां जो कभी मिटती नहीं और सदा विचारों में उपस्थित रहती हैं, यही थीं। हर गली के मोड़ पर, हर चौक में और हर चौराहे पर वे उठ खड़ी होती थीं। जब वह रूद नोआय के अंत तक पहुंचा और अल्लेद मेलाओं को देखा, तो उसके घुटने जवाब दे गए और वह लगभग एक गाड़ी के पहियों के नीचे गिर पड़ा। अंततः वह उस घर तक पहुंचा जिसमें वह अपने पिता के साथ रहा था। अटारी की छत पर लगे वे एरिस्टोलोश और नास्टर्शियम लुप्त हो चुके थे, जिन्हें वृद्ध व्यक्ति अपने हाथों से इतनी सावधानी से चढ़ाया करता था। वह एक पेड़ से टिक गया और कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा, सोचते हुए और उस छोटे साधारण घर की ऊपरी मंजिल की ओर देखते हुए। अंत में वह द्वार तक गया, भीतर प्रवेश किया और पूछा कि क्या कोई कमरा खाली है। यद्यपि सब भरे हुए थे, फिर भी उसने 5वीं मंजिल के कमरे को देखने की जिद की, यहाँ तक कि अंततः चौकीदार ऊपर जाकर रहने वालों से पूछने को राजी हो गया कि क्या कोई अजनबी उनके 2 कमरों को देख सकता है। वह छोटा सा आवास एक युवक और युवती का था, जिनका विवाह केवल 1 सप्ताह पहले हुआ था। इस युवा जोड़े को देखकर दांतेस ने गहरी सांस ली। वास्तव में वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे उसके पिता के कमरे की याद दिला सके। दीवारों का कागज बदल चुका था और सारा पुराना सामान, एडमोंड के बचपन के मित्र, जो उसे हर विवरण सहित स्मरण थे, लुप्त हो चुके थे। केवल दीवारें वही थीं। वह उस बिस्तर की ओर मुड़ा जिसे नए निवासियों ने उसी स्थान पर रखा था। अनायास उसकी आंखों में आंसू भर आए। यहीं उस वृद्ध ने अपने पुत्र का नाम होठों पर लिए प्राण त्यागे होंगे। युवा दंपति उस कठोर मुख वाले व्यक्ति को आश्चर्य से देख रहे थे, जिसकी अन्यथा निर्विकार गालों पर 2 बड़े आंसू बह रहे थे। पर हर शोक कुछ आदर जगाता है, इसलिए उन्होंने उस अजनबी से कोई प्रश्न नहीं किया और उसे शांति से रोने देने के लिए पीछे हट गए। जब वह जाने लगा, तो वे उसे द्वार तक छोड़ने आए और कहा कि वह जब चाहे लौट सकता है। उनके विनम्र निवास में उसके लिए सदा स्वागत रहेगा। नीचे की मंजिल पर पहुंचकर एडमोंड एक अन्य द्वार के सामने रुका और पूछा कि क्या दर्जी कादेरूस वहीं रहता है। पर चौकीदार ने बताया कि वह व्यक्ति व्यापार में असफल हो गया था और अब बोकैर में बेलगार्द मार्ग पर एक छोटी सराय चलाता है। दांतेस सड़क पर उतरा।
अल्लेद मेलाओं में उस घर के स्वामी का पता पूछा, उससे मिलने गया और लॉर्ड विलमोर के नाम से परिचय कराया गया। यही नाम और उपाधि उसके पासपोर्ट पर थी। उसने वह घर 25,000 फ्रांक में खरीद लिया, जो उसकी वास्तविक कीमत से कम 10,000 अधिक था। पर यदि उसकी कीमत 5 लाख भी होती, तो भी दांतेस उसे खरीद लेता। उसी दिन 5वीं मंजिल के उस युवा दंपति को, जिस अनुबंध को बनाने वाले नोटरी द्वारा सूचित किया गया कि नया स्वामी उन्हें बिना किसी अतिरिक्त किराए के घर में कोई भी अन्य अपार्टमेंट देने को तैयार है, बशर्ते वे उसे वे 2 कमरे दे दें जिनमें वे तब रहते थे। इन विचित्र घटनाओं ने 1 सप्ताह से अधिक समय तक अल्लेद मेलाओं के नियमित लोगों को व्यस्त रखा और हजारों अटकलों का विषय बनी, जिनमें से कोई भी सही सिद्ध नहीं हुई। पर जिसने सबको सबसे अधिक उलझन में डाला, वह यह था कि उसी संध्या जिस व्यक्ति को अल्लेद मेलाओं के घर में जाते देखा गया था, उसे कातालान गांव में एक गरीब मछुआरे के घर में प्रवेश करते भी देखा गया, जहां वह 1 घंटे से अधिक समय तक रहा और उन कई लोगों के बारे में समाचार पूछता रहा, जो 15 या 16 वर्ष से या तो मर चुके थे या लापता हो गए थे। अगले दिन जिन लोगों से उसने ये पूछताछ की थी, उन्हें एक बिल्कुल नई कातालान नाव भेंट की गई, साथ में 2 सीन जाल और एक ट्रॉल जाल। वे भले लोग उस उदार पूछताछकर्ता को धन्यवाद देना चाहते थे, पर उसे जाते हुए देखा गया था, नाविक को आदेश देते हुए, घोड़े पर चढ़ते हुए और एक्स द्वार से मारसेई छोड़ते हुए।